शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। नमस्कार, मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमृतसर के कसाई के नाम से कुख्यात जनरल डायर और जलियांवाला बाग नरसंहार की। जलियांवाला बाग नरसंहार ब्रिटिश इतिहास का वो बदनुमा पन्ना है जो अंग्रेज़ों की क्रूरता और उनके अत्याचारों को दर्शाता है। कई इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि इस घटना के बाद भारत पर शासन करने के अंग्रेज़ों के नैतिक दावों का अंत हो गया। परंतु जलियांवाला बाग की घटना के पहले भारत में क्या क्या हो रहा था, आइए इसको समझते हैं कि क्यों और कैसे यह नरसंहार देशव्यापी आंदोलन का अंतिम केंद्र बना। पंजाब ने सबसे ज़्यादा प्रदर्शन और उत्पीड़न देखा, जिसमें कम से कम 1200 लोग अंग्रेज़ों की गोली से शहीद हुए और 3600 लोग घायल हुए, जबकि इसकी तुलना में केवल 5 ही अंग्रेज मारे गए थे। तो इसके कारण जानते हैं। नंबर 1, पंजाब की अंग्रेजी हुकूमत स्वतंत्रता के लिए उठने वाले सभी आवाज़ों को क्रूरता से कुचलना चाहती थी और यह 1857 के विद्रोह, 1870 के दशक के कूका आंदोलन और 1914-15 के गदर आंदोलन के दौरान देखने को मिला था कि जब पंजाब की जनता ने भरपूर साथ दिया था क्रांतिकारियों का। नंबर 2 देखते हैं, आयरलैंड की जमींदार पृष्ठभूमि से आने वाले पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर शिक्षित लोगों, व्यापारियों और साहूकारों के खिलाफ सोच रखते थे और वे किसी भी राजनीतिक असंतोष को पहले ही अवसर में कुचल देने में विश्वास रखते थे। तीसरा कारण था जनरल ओ डायर के प्रति पंजाब के शिक्षित व्यापारी और साहूकार वर्ग में असंतोष था और वे सब लोग धीरे धीरे इनके खिलाफ लामबंद हो रहे थे। और जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है वो था फरवरी 1919 में आया हुआ रौलट एक्ट, जो कि सबसे प्रमुख तत्कालीन कारण था, जिसका विरोध पंजाब ने पुरजोर तरीके से किया था। रौलट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला काला कानून माना जाता था। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को देशद्रोह के शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी और बिना किसी जांच के 2 साल तक हिरासत में रख सकती थी। इस एक्ट ने भारतीयों को दबाने के लिए ब्रिटिश सत्ता को एक बहुत ही मजबूत हथियार दे दिया था। अब आइए देखते हैं कि जलियांवाला बाग का घटनाक्रम कैसे घटा। 9 अप्रैल को रामनवमी के दिन लोगों ने एक मार्च निकाला। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों तरफ के नौजवान शामिल हुए थे। जनरल डायर और उनके प्रशासन को हिंदू मुस्लिम एकता देखकर बहुत चिंता हुई। इसी दिन जनरल डायर ने अमृतसर के लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को निर्वासित करने का फैसला किया और गांधी को भी पंजाब में घुसने नहीं दिया। उन्हें पलवल वापस भेज दिया गया था। 10 अप्रैल को अपने नेताओं के निर्वासन की खबर सुनकर लोग गुस्से में आग बबूला हो गए थे। इनकी रिहाई की मांग करते हुए लोगों ने सिविल लाइंस तक मार्च निकाला। इस मार्च के दौरान ब्रिटिश सैनिकों से मुठभेड़ भी हुई और गोलीबारी पथराव भी हुआ। गुस्साई भीड़ ने शहर के ब्रिटिश अथॉरिटी से संबंधित प्रतीकों जैसे कि बैंक, रेलवे स्टेशन, चर्च इत्यादि में तोड़फोड़ की, जिसमें 5 गोरे भी मारे गए थे। आंदोलन का नेतृत्व हिंदू, सिख, खत्री
और कश्मीरी मुसलमान कर रहे थे। उसी दिन वहां के गवर्नर माइकल ओ डायर ने ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर को परिस्थिति नियंत्रण करने के लिए बुलाया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन पंजाब और आसपास के प्रदेशों का सबसे बड़ा त्योहार। हर साल की तरह उस साल भी अमृतसर में सैकड़ों सालों से लगने वाला एक मेला लगता चला आ रहा था। उस दिन भी हजारों लोग दूर दूर से आए थे। रंग बिरंगे कपड़े, पोशाकें, अलग अलग रंग की पगड़ी, लाल पीली ओढ़नी ओढ़े महिला, पुरुष, बच्चे। बैसाखी के इसी दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे और शहर में मार्शल लॉ लगा हुआ था। फिर भी लोग उल्लास में आकर मेला देखने के लिए आए थे। सभा की खबर सुनकर लोग वहां इकट्ठे हुए। जब नेता बाग में पड़ी रोड़ियों पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर 90 से अधिक ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उन सब के हाथों में भरी हुई राइफलें थीं। सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना चेतावनी दिए निहत्थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 10 मिनट तक लगातार गोलियां बरसती रहीं। बाग तक पहुंचने और बाहर निकलने का मात्र एक ही रास्ता था और उसी तरफ से अंग्रेजों ने घेर कर गोलियां बरसानी शुरू कर दी थी। भागने का कोई रास्ता नहीं था। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। कुछ लोग मैदान में एकमात्र सूखे हुए कुएं में जान बचाने के लिए कूदने लगे। देखते ही देखते वह कुआं भी लाशों से पट गया। हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी पड़ी थी। शांतिप्रिय, निहत्थे, निरीह हिंदुस्तानी स्त्री, पुरुष और बच्चों की कुल 10 मिनट गोलियां चली थी, जिसमें 1650 राउंड गोलियां चली थी। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के मुताबिक 484 लोग मारे गए थे, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। ब्रिटिश राज के अभिलेखों के अनुसार 379 लोग मारे गए थे। 1200 लोगों के घायल होने का जिक्र है। 379 लोगों में से 337 पुरुष, 41 नाबालिग और एक 6 सप्ताह का बच्चा भी था। पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार 1300 लोग मारे गए थे, जबकि श्रद्धानंद के अनुसार मरने वालों की संख्या 1500 से अधिक थी। जनरल डायर ने बाद में हंटर आयोग के सामने मशीन गन के इस्तेमाल की भी बात कबूली थी। उसी भीड़ में एक बच्चा भी था जिसको गोली लगी थी, जिसका नाम था ऊधम सिंह। और ये जो भीषण नरसंहार हुआ था, ये ब्रिटिश हुकूमत का सबसे बर्बर नरसंहार माना गया था। इस शर्मनाक घटना पर चर्चिल ने इसे राक्षसी घटना कहा था। दुनिया भर में इसकी आलोचना हुई, क्योंकि निहत्थे और शांतिप्रिय लोकतांत्रिक तरीके से जो भारतीय वहां पर अपने नेताओं की रिहाई के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें इस तरह से बर्बर तरीके से मारा जाना किसी को रास नहीं आया था। आज भी आप जलियांवाला बाग में जाएंगे तो जगह जगह पे गोलियों के निशान पड़े हैं। वो कुआं भी है, छोटी सी जगह है जहां जाने का रास्ता बहुत संकरा था। उस वक्त भीड़ को निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला कि वो उधर से वो लोग निकल जाए, इसलिए वहां पे इतने नागरिक हमारे मारे गए। इतने लोगों ने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है और ये हमेशा याद रखा जाएगा। और हाँ, उस नौजवान ने भी इस बात को याद रखा था
और उसने क्या किया, इसका बदला कैसे लिया, इसके लिए इसको हम दूसरे पार्ट में बताएंगे। तो राष्ट्रीय आंदोलनों में ये एक प्रमुख घटना थी। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले नए वीडियो की आपको जानकारी तुरंत मिल जाएगी। मिस मत करना दोस्तों। थैंक यू।